सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कि ए की जो स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर में दे रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए होगी हमारे पास 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी होगी 54 इंटू 5/18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रही है वो बात? तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये तो जा रहा है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, अब देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कब आती है, ये बताओ किस इंस्टेंट पे आती है? जब जब क्या होना चाहिए? When will the distance of closest approach occurs? जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ए और बी एक दूसरे को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 हो जाए। तो शुरुआत में देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे देखा जाता है? कि बी के रिस्पेक्ट में ए की जो भी वेलोसिटी है उसका वो कंपोनेंट जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, ए की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। बी की वेलोसिटी कितनी है? 15 को उल्टा करके जोड़ दिया तो नेट वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? चलिए बताओ ए बी लाइन कितना एंगल बना रही है? ये 400 है, ये 500 है, तो ये एंगल कितना होगा? tan थीटा 4/5, राइट? समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी ऑफ ए इधर 20 है और इधर 15 है, तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। सही बात है बात? रिलेटिव टू बी, बी को रेस्ट पे ले लिया हम, विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं। समझो मेरी बात? अरे आवाज आ रही है मेरे पास? यस सर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर हो जाएगा? 20 जो भी आएगा 15 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर। इसका एंगल कितना होगा? थीटा डेश। tan थीटा डेश किसके बराबर आएगा? 15/20 3/4। थीटा। तो थीटा और tan थीटा डेश दोनों बराबर नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? थीटा एंड थीटा डेश दोनों बराबर नहीं है। कौन सा बड़ा है इनमें से? थीटा डेश बड़ा है या थीटा बड़ा है? इसकी वैल्यू तो 0.6 है, 0.6 होगी क्या, या 0.75 होगी? सॉरी, और इसकी वैल्यू 0.8 होगी। 0.0 तो थीटा बड़ा हो गया ना थीटा डेश से। मतलब जो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ कहीं सही बात है बोल थीटा डेश छोटा है थीटा से। अरे हाँ है ना? तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो इस लाइन के अलोंग जा रहा है। सुन रहे हो मेरी बात? इस लाइन के अलोंग। तो बी के रिस्पेक्ट में ए इस लाइन के अलोंग जा रहा है, तो कब बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होगा? क्या बी के रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है? जैसे ए यहाँ पहुंच गया,
ए की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, हेड लाइन के लॉन्ग, इसका कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा इस लाइन के लॉन्ग, सही बात है गलत बात? हर जगह पे आएगा, कब जाके कंपोनेंट आना बंद हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही बात है गलत बात? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का वो उस इंस्टेंट पे कंपोनेंट बंद हो जाएगा बी के अलोंग आना, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आना, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होना चाहिए ना? हाँ। समझ रहे मेरी बात? अच्छा ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? हैंड राइज करो जिनको समझ में आई। हाथ नीचे कर लो, दो ही बच्चों को समझ में आया, जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करो। जिसको समझ में नहीं आया, एक ही बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आ गया। दो बच्चों को समझ में आया, एक को नहीं आया, बाकी 12 बच्चे और हैं, उनका क्या सीन है? जरा को नहीं समझ में आया, सार्थक को नहीं आया, और किसको नहीं आया भाई? देखो बी के रिस्पेक्ट में ए यहाँ है, ठीक है, शुरुआत में बी के रिस्पेक्ट में ए यहाँ है, और बी के रिस्पेक्ट में ए जा किस डायरेक्शन में रहा है? बी के रिस्पेक्ट में ए जा इधर रहा है, समझ में आ रही है ना बात? इस लाइन के अलॉन्ग। यस सर। ये यहाँ तक सबको समझ में आया ना? बी यस तो सर। रेस्ट पे है और ए जा रहा है इस लाइन के अलॉन्ग, व्हाइट वाली लाइन के अलॉन्ग, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी बी की ए के साथ? तो जब तक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एग्जिस्ट करता है, जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हो जाए, उस टाइम पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अक्कर होती है, सही बात है मतलब? ये लिखाया था ना कल यस नोट सर। डाल के? तो यहाँ पे एक बात देखिए कि इसकी वेलोसिटी इधर है, लेकिन यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक कंपोनेंट आ रहा नहीं आ रहा वेलोसिटी का? यस सर। कंपोनेंट आ रहा है मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एग्जिस्ट कर रही है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐसे भी निकालते हैं ना कि बी के रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी है एक की, उसका वो कंपोनेंट जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, सही बात है गलत बात? उसी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कंपोनेंट आएगा, सही बात है गलत बात? इस वेलोसिटी का यस सर। थोड़ी देर बाद यहाँ पे भी आएगा, तो कब ये कंपोनेंट नहीं आएगा? जब ये वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, सही बात है गलत बात? यस सर। तब इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ना आए, तब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, सही बात है गलत बात? यस सर। अरे हाँ या ना बोलो? हाँ सर। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये वो सिचुएशन आती है जब यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आता, राइट? समझ में आ रही हो ना बात? जब हमारे पास हाँ सर। ए जो है वो बी के परपेंडिकुलरली मूव करता है, तो ये सिचुएशन कब आएगी देखिए। हमें पता है कि ये एंगल कितना है पूरा, ये थीटा है, अभी अभी थीटा अपने डैश। निकाला था, सही बात है गलत बात? पूरा एंगल तो थीटा है ना, थीटा। और ये एंगल कितना है? थीटा डेस। थीटा डैश। ये एंगल अगर थीटा डेस है तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा डेस। यस सर। तो ये एंगल भी कितना हो गया? 90 माइनस थीटा डेस। 90 आया माइनस ना? थीटा वर्टिकली। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा डेस। अरे हाँ या ना? हाँ सर।
क्योंकि वो 90 माइनस थीटा डेज होगा और ये 90 डिग्री है। तो अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी, ये होगी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पर्सन। तो हमें पता है थीटा डेज की वैल्यू कितनी है, tan थीटा डेज की वैल्यू, थीटा डेज tan थीटा डेज की वैल्यू 3/4 है और tan थीटा की वैल्यू 4/5 है। सही बात है गुलबर? हाँ सर। तो ये डिस्टेंस थी 500, ये डिस्टेंस थी 300, tan थीटा डेज की वैल्यू 3/4 है। सर आपने tan 400 थीटा दी की थी। वैल्यू 4/5 है, राइट? Yes. तो एक बार बताओ, अगर ये tan थीटा डेज है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसको y मान लेता हूँ। अरे हाँ यार, हाँ सर। tan थीटा डेज किसके बराबर हो गया? y/500, y/500 इज इक्वल टू tan थीटा डेज और यस इसकी सर। वैल्यू 3/4 है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 इंटू 500। अरे हाँ यार, हाँ सर। कितना आएगा ये? 375 है ना? ये वैल्यू यस सर। 375 आ गई। अच्छा ये 400 था ना, ये 400 था, 400 था, ठीक है ना? तो 400 में 300 से होगा। 375 हो गया, तो ये कितना हो गया? ये 25 है, राइट? तो टोटल 400। अब अपने को ये डी मिनिमम निकालना है। तो ये छोटी सी ट्रायंगल देखो, इस छोटी सी ट्रायंगल में ये एंगल थीटा डेश है, तो ये डी मिनिमम क्या हो गया? ये तो बेस हो गया ना, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। सुन रहे हो मेरी बात? तो डी मिनिमम को लिख सकता हूँ 25 cos थीटा डेश। सही बात है गुरुद्वार? तो 25 आपको हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो cos थीटा डेश, तो tan थीटा डेश की वैल्यू 3/4 है, तो cos थीटा डेश किसके बराबर होगा? cos थीटा डेश 3/4, 4/5 के बराबर होगा। सही बात है गुरुद्वार? यस सर। इंटू 4/5, ये किसके बराबर आ गया? 20 मिनट। तो दिस इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी मिनिमम। सुन रहे हो मेरी बात? तो ये बताओ, समझ में आया भाई? यस सर। आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सॉरी रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर चालू करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अपन शॉर्ट में एनएलएम बोल देते हैं चैप्टर में।
इसमें सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि फोर्स क्या होता है। एनी पुश और पुल, which can change or tends to change the state of motion of any particle. Which is known as force. कोई भी पुश या पुल जो किसी का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे या फिर चेंज करने के कगार पे आ जाए कि चेंज कर ही देगा, हुआ या नहीं हुआ, उसको फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी it is a vector quantity, its SI unit is Newton. सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की? तो बच्चा बता सकता है? Okay. Dyne. CGS unit is dyne. ठीक है ना। 1 न्यूटन Yes. 10⁵ डाइन के बराबर होता है। समझ में आई तो बात। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है एक्चुअली? 1 न्यूटन बोल दो चाहे पर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो। ठीक है ना। Yes. 1 kg में 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके बराबर होता है। ठीक है बेटा। सही बच्चों को ये बात समझ में आई? Yes, There sir. are 4 types of fundamental forces. Next is type of forces. सर पिछला पेज दिखाइए ना। हो गया सर। Next is types of forces. There are 4 types of fundamental forces. First is gravitational force. Second is electromagnetic force. Third is nuclear force. And fourth is weak force.
ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए दुनिया के जितने भी फोर्स है ना, इन्हीं 4 कैटेगरी में लाइक करते हैं। कोई सा भी फोर्स का नाम ले लो आप, फ्रिक्शन ले लो, टेंशन ले लो, स्प्रिंग फोर्स ले लो, ग्रेविटी का फोर्स ले लो, ठीक है ना, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ले लो, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ले लो, जितने भी दुनिया के फोर्स है ना, इन्हीं 4 में से किसी टाइप का फोर्स होगा। समझ में आ रही है बात? आवाज आ रही है? हाँ सर। 4 ही प्रकार के फंडामेंटल sir. फोर्सेस होते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ते हैं। ये फोर्स क्या होता है, इसमें लिखो आप, force acting between the two particles force acting between the two particles due to their masses, ठीक है ना, force acting between two particles due to their masses ठीक है ना। एक्चुअली फोर्स क्या होता है, एक पार्टिकल का दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होता है, कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, वही फोर्स होता है। समझ में आ रही है बात? Yes. यस तो सर। उनके मासेस की वजह से उनके बीच में वो फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है ना। और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, चाहे मास कहीं भी रखे हुए हो, ये फोर्स लगेगा। दिस इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, independent of medium between masses। अगर कोई दो पार्टिकल m1 और m2 पॉइंट मास r दूरी पर रखे हुए हैं, अच्छा ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये पॉइंट भी लिख लेना है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। एक मास दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है, ठीक है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये जो फोर्स लगता है, दिस इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जहाँ पे जी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा यूनिट। m1 और m2 पार्टिकल्स के मास होते हैं। ध्यान रखें दोनों पार्टिकल पे सेम अमाउंट का फोर्स लगता है, तो ये नहीं है कि कोई बड़ा मास है तो छोटे वाले को ज्यादा जोर से खींचेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है वो इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और दोनों पे यही फोर्स लगता है। समझ में आई होगा बात? यहाँ से देख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डाउट है किसी को? इन दोनों से ये इक्वेशन आई। अरे हाँ है ना। यस सर। कोई तकलीफ है भाई किसी को? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये मास कहीं भी हो, ये मास चंद्रमा पे पड़ा है, ये अर्थ पे पड़ा है, इनके बीच में फोर्स लगता है। ये कोई दूसरे प्लेनेट पे होगा ये मास, ठीक है ना। मार्स के ऊपर अगर कोई स्टोन भी पड़ा है ना, वो भी हमें खींच रहा है और हम उस स्टोन को खींच रहे हैं, लेकिन ये फोर्सेस बहुत कम होते हैं। फोर्सेस बहुत कम क्यों होते हैं? क्योंकि जी की वैल्यू देखो ना बहुत कम है। जैसे आपने मास ले लिया 1 kg, 1000 kg, 2000 kg, कितने भी ले लिए, मल्टीप्लाई बाय जी करोगे तो 10⁻11 है ना। समझो मेरी बात? और 10⁻11 से डिवाइड कर रहे हो आप, फिर डिस्टेंस का भी स्क्वायर आएगा नीचे, तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम फोर्स होगा। सही बात है ना? यस सर। समझो मेरी बात? इसलिए ये फोर्सेस लगते हैं बहुत कम मैग्नीट्यूड के, लेकिन लगता जरूर है ग्रेविटेशन। हर मास एक दूसरे को खींच रहा है। आप मुंबई बैठे हो, मैं हरियाणा में बैठा हूँ, ठीक है ना, हमारे बीच में भी आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है। मेरा मास आपके मास को खींच रहा है और आपका मास मेरे मास को खींच रहा है। समझ में आ रही है बात? Yes. किसी बच्चे को तकलीफ है?
है क्या? नो नो द सर। और ये इस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि इनके बीच में पानी है क्या, इनके बीच में क्या है, हवा है या फिर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मीडियम हो इनके बीच में चलेगा। लॉन्ग रेंज फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव है। इसमें स्पेशल केस तब आता है कि जब हमारे पास अर्थ की बारे में बात करते हैं कि एक मास जब अर्थ होता है और दूसरा मास कोई और होता है, राइट? जैसे एप्पल की बात कर लेते हैं, अर्थ की रेडियस है आर, और ये मास है एच, ये मास एच हाइट पे पड़ा है अर्थ की सरफेस। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? आर प्लस एच होगी, राइट? R plus H. और अर्थ का टोटल मास है कैपिटल है, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? ये पार्ट, ये अर्थ इस मास को खींच रही है और ये छोटा सा मास अर्थ को खींच रहा है। देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा सा मास जो है वो अर्थ को नहीं खींच रहा, अर्थ को भी खींच रहा है, और उतनी ही फोर्स से खींच रहा है जितने फोर्स से अर्थ इसको खींच रही है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। इसने अर्थ पे लगा दिया, इतनी भारी भरकम अर्थ के ऊपर इसने इतना ही फोर्स लगा दिया जितना ये अर्थ उस पे लगा रही है। और ये फोर्स किसके बराबर होगा? G(m1) इस G छोटे से मास इनटू अर्थ का मास अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से देखी जाती है, ठीक है ना? वैसे तो ये फॉर्मूला जो वैलिड होता है ना, ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है, लेकिन अर्थ को भी अपन पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं सेंटर पे। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. क्या गया? Gm/r², स्मॉल m। अब नीचे से r को कॉमन ले लिया बाहर, तो ये 1 + h/r होगा, 1 प्लस ठीक है ना? यहाँ पे g एक कांस्टेंट वैल्यू है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कोई कांस्टेंट वैल्यू ही है ना, और रेडियस ऑफ अर्थ भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ जो भी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही है ना, सही बात है? अर्थ की रेडियस भी कांस्टेंट है। अरे हाँ या ना? इन सब की वैल्यूज पुट करने पे ये जो रिजल्ट आता है, इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 9.8 और यूनिट आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? इसलिए हम इसे जी लिखते हैं, स्मॉल जी। समझ में आ रही है? तो ये एम जी, और ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी? 1 + h/r का पावर माइनस। अब अगर ये हाइट h जिसके साथ डील कर रहे हैं, ये मास की हाइट अगर लेस देन स्मॉल r है, कैपिटल R है, तो ये चीज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 हो जाएगी h/r की वैल्यू। सही बात है? तो ये पूरी टर्म 1 प्लस बहुत ही छोटे टर्म मिलके 1 ही हो जाएगी ना? अरे हाँ या ना? 1 के अंदर बहुत ही Sir. छोटा कुछ जोड़ोगे तो वो लगभग 1 ही रहेगा, तो 1 की पावर -2 1 ही रहेगा। तो ये फोर्स हो जाता है mg, जो अर्थ उस पर लगा रहे हैं। इस g को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जहाँ पे g की वैल्यू क्या है? Gm/r² है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना? ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर कैलकुलेशन पर्पस इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं ताकि 0 से 0 आसानी से कट जाए, ठीक है ना? अच्छा, ये फॉर्मूला फोर्स बराबर मास इनटू mg ये तब लगता है जब h की वैल्यू लेस देन r, ठीक है ना? बहुत ही रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत ही छोटी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, सही बात है सर? अदरवाइज आप ये फॉर्मूला गलत लगाते हो अगर आप बहुत लंबी दूरी पर चले जाते हो। सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. तो ये हो गया हमारे पास सर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैंने आपको सर अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के रेडियस के पास ही हो तो? हाँ जी,
अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के रेडियस के पास ही हो तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रेडियस होगा? के पास हो तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, उस पे फोर्स mg लगेगा। Infinite वैसे भी h तो अपन अप्रोक्सीमेटली 0 ही ले रहा है ना, लेस देन 1, h अपॉन r लेस देन 1 ले रहे हैं ना। Yes. समझ में आया भी? आप लोग सर एफ कभी जीरो नहीं हो सकता ना? क्या कह रहे हो? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता ना? क्या 0 नहीं हो सकता? एफ f 0 कैसे हो जाएगा आपका? कैसे 0 हो जाएगा? आप सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाओगे तब 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और सेंटर ऑफ अर्थ पे कोई Yes, जा sir. नहीं सकता। अगर f is equals to gm1 into m1 m2 upon r स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के सेंटर ऑफ अर्थ पे रेडियस तो जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस। सो एक मिनट यार, आपकी तो आवाज थोड़ा जोर से बोलो, मेरे को क्या बोलना चाह रहे अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे होगा तो r की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना? हो? सेंटर ऑफ अर्थ पे कैपिटल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी या स्मॉल आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सही कह रहे हो? हाँ, तो सर फिर वो तो 1 बाय समथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। अब तो दो मास के बीच में आपने डिस्टेंस ही नहीं रखी, वो तो एक ही जगह हो गए मास, ठीक है ना। ये तो दो पॉइंट मास जो आर दूरी पे रखे हुए हैं तब लगता है। उस केस में अपन क्या करते हैं, जब सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं, तो जो अपन ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें बताएंगे आप, ठीक है। कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाता है सेंटर ऑफ अर्थ पे, इसलिए उस पॉइंट पे मास 0 हो जाता है, और सॉरी फोर्स 0 होता है, ठीक है। वहाँ पे फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाया जाता। समझ में आ रही है बात? ओके। इसमें तो अपने अर्थ को पॉइंट मास अज्यूम किया है, जब सेंटर ऑफ अर्थ पे तुम चले गए तो पॉइंट मास अज्यूम नहीं कर पाओगे आपको, ठीक है। हाँ। अर्थ को हमने ये माना ना कि पॉइंट मास है जो कि सेंटर पे पड़ा है, यही तो माना है अपन ने। हम्म। आगे चलो भाई। साफ किया सभी ने? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्यों लगता है? देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन अदर on the other because of electric charge. Because of electric charge on the particles. तो चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स होता है इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रही है ना बात? Yes. तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। चार्जेस का जब कोई पार्टिकल का चार्ज है उसकी वजह से कोई फोर्स होता है, चार्ज होने की वजह से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इसमें मीडियम पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस। अब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े फोर्सेस हैं, ऑल मैक्रो फोर्स, except gravitational force. ग्रेविटेशनल को छोड़ के बाकी जितने भी बड़े फोर्स हैं ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, उस टाइम पे जो फोर्स लगा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आपने फुटबॉल को किक किया, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आपने दीवार पे अपना हाथ से जोर से मारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने किसी को धक्का दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने किसी को रस्सी से बांध के खींचा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हो। आपके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना। आप किसी को खींच रहे हो, आप किसी को धक्का दे रहे हो, आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, आपको कोई पकड़ के खींच रहा है, ठीक है ना। ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सुन रहे हो मेरी बात? अब तुम सोच रहे हो सर उसमें चार्ज कहाँ पे रोल में आ गया। हम किसी बंदे को खींच रहे हैं पकड़ के, या फिर अपन किसी को धक्का दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और हम इसको यहाँ से धक्का दे रहे हैं, ठीक हो जाए क्लास बनाओ, हम इसको यहाँ से धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं तो हमारे हाथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके चार्जेस और इसके चार्जेस आपस में कांटेक्ट में आए, या फिर एक दूसरे के बहुत नजदीक आए, इसलिए इस पे धक्का लगा। समझ में आ रही है बात? जो हमारे हाथ में जो एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह है ना, चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। और जो इस सरफेस के ऊपर भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन चार्ज पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन है ये धक्का। सुन रहे हो मेरी बात? Yes. आवाज आ रही है सभी को? इसलिए ये जितने भी बड़े बड़े फोर्सेस होते हैं जो नेचर में हम देखते हैं आसपास, कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, जितने भी फोर्स लगा रहा है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? किसी बच्चे को तकलीफ है? नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सही बात है गलत बात? इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, राइट। तो प्रोटॉन के बीच में बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, आपस में रिपल्सिव फोर्स होता है। सही बात है गलत बात? प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, और वो रिपल्सिव फोर्स होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। फिर भी ये सारे इसी न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहते हैं, मतलब दूर नहीं जाते। तो एक दूसरे को खींचने वाला फोर्स भी होता है इनके बीच। सुन रहे हो मेरी बात? न्यूक्लियस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को खींचते भी हैं। तो जिस फोर्स से वो खींचते हैं ना, उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। सही बात है गलत बात? सर समझा नहीं।
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं ताकि वो एक दूसरे से दूर ना चला जाए, न्यूक्लियस टूट ना जाए, वो आपस में बांधे रखते हैं एक दूसरे को। तो जिस फोर्स से वो बांधे रखते हैं ना, एक दूसरे को खींचे रखते हैं, उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? सर न्यूक्लियस के अंदर कौन खींच रहा है प्रोटॉन्स को? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये वाला न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। सर बट न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता ही नहीं। अरे चार्ज, मैंने कब बोला न्यूक्लियर फोर्स के लिए चार्ज चाहिए? आप चार्ज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए चाहिए। एक दूसरे को जो रिपेल करते हैं ना, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिपेल करते हैं। जो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, वो फोर्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। लेकिन एक फोर्स और एग्जिस्ट करता है वहां पे, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है। समझ में आ रही है बात? सर मैं डिफरेंस समझा नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर। क्या कह रहे हो? सर डिफरेंस नहीं समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्स में। भाई न्यूक्लियर फोर्स केवल न्यूक्लियस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी लग रहा है। ये भी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं ना, खींच एक दूसरे पे लगा रहे हैं ना। जहां भी चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है न्यूक्लियस और इसके बीच में भी। न्यूक्लियस के प्रोटॉन और प्रोटॉन भी एक दूसरे को खींचते हैं, और जिस फोर्स से खींचते हैं उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये बोल रहा हूँ मैं। समझ में आ रही है ओके। बात? न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को खींचते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी एक दूसरे को खींचते हैं। सही बात है, गलत बात? यस सर। हाँ, तो उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलता हूँ। अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का भी देते हैं अपने चार्ज की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो धक्का देने वाला फोर्स है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और जो खींचने वाला फोर्स है वो न्यूक्लियर है। समझ में आ रही है बात? यस सर। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर भी। अदरवाइज तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को दूर भगा देना चाहिए। सही बात है, गलत बात? फिर भी ये न्यूक्लियस के अंदर खींचे एकदम बंधे क्यों रहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन सब आपस में? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। समझ में आई बात? यस सर। जिसको पहले नहीं समझ में आ रहा था उसको समझ में आया। हाँ सर। ये कहा, तो न्यूक्लियर फोर्स इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है ना? इट एक्ट्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। particles of nucleus, due to which all nucleons का मतलब होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दोनों। जब दोनों की एक साथ बात करते हैं ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तब उनको न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ऑल न्यूक्लियॉन्स remains bounded within the boundary of nucleus। ठीक है ना? within the boundary of nucleus। अरे हाँ या ना? बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। सारे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस की बाउंड्री में ही बाउंडेड क्यों रहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तकलीफ है बेटा किसी को? नहीं सर। और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होता है। बहुत दूरी पे ले जाओगे प्रोटॉन प्रोटॉन को तो नहीं लगेगा। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत नजदीक होते हैं तभी ये लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वीक फोर्स। वीक फोर्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है।
जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, वो वीक फोर्सेस की वजह से होता है। जैसे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हुए। इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, ये वीक फोर्सेस की वजह से होती है। समझ में आ रही है वो बात? Yes, sir. So Yes, sir. it acts between any two elementary particles. Elementary particle क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सही बात है गलत है? Yes. ठीक है ना? अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, under the action of this force, nuclear reactions takes place. ठीक है बेटा? That is a neutron convert into the proton, emitting an electron. ठीक है? तो वीक फोर्स की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, वैसे बहुत ही थोड़ा सा फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये सब रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है ना बेटा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है। Nuclear है ना बेटा? force. उसके अंदर सबसे जो वीकर फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं इनका रेशियो बता देता हूँ। जैसे अपन दो पार्टिकल को, दो प्रोटॉन को, लेट अस सपोज दो प्रोटॉन को हमने 1 फर्मी की दूरी पर रख दिया। 1 फर्मी जानते हो कितनी दूरी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। इतनी दूरी पर रख दिया। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, क्योंकि ये चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। क्यों? क्योंकि ये मास है, तो मास है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सही बात है गलत बात? इनके बीच में वीक फोर्स भी लगता है, क्योंकि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। अरे हाँ या ना? और इनमें न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पार्टिकल है। अरे हाँ या ना? सुन रहे हो? तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस हाँ, लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आता है वीक फोर्स, उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है वो ये होता है। इनका रेशियो होता है कि जैसे इसको अगर 1 बोले तो ये 1/100 हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इससे 100 गुना कम होता है, 10⁻⁻2 होगा। वीक फोर्स 10⁻⁻7 होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻⁻38 होगा। मतलब सोच के देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स ज्यादा है। वीक फोर्स से 7 टाइम्स और 10⁻7 टाइम्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 100 गुना ज्यादा है। तो दो प्रोटॉन एक दूसरे को जो रिपेल करते हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियर से। तो ये जो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है ना, वो रिपल्सन से 100 गुना ज्यादा है। इसलिए प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. किसी बच्चों को कोई तकलीफ है? तो ये हो No, गए sir. 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस। आगे बात करता सर हूँ। एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाइए ना। डन सर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस।
on basis of contact. मतलब दो प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं फोर्स को, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट को अपन फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर फील्ड फोर्स। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि विच रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट ऑफ द टू पार्टिकल टू एक्ट। समझ में आ रही है बात? वो फोर्स तभी लगते हैं अगर पार्टिकल कॉन्टैक्ट में होगा। which can act only when particles are in contact. Act between two particles or body only when they are in contact. समझ में आ रही है बात? जैसे कि आप किसी को थप्पड़ मारना चाहते हो तो थप्पड़ भैया जब हाथ टच में आएगा गाल के तभी तो लगेगा ना, दूर से थोड़ी लगेगा। समझो मेरी बात? हाँ सर। तो वो कॉन्टैक्ट, उसके लिए कॉन्टैक्ट में आना रिक्वायरमेंट है, तो वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। थप्पड़ मारने वाला एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। सही बात है गलत बात? फ्रिक्शन लगने के लिए दो चीजों का सही कॉन्टैक्ट बात। में आना जरूरी है, तभी फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। किसी को धक्का देना है तो कांटेक्ट में आना जरूरी है। आप अपने हाथ से किसी को धक्का दोगे तो अपने हाथ को उसके कांटेक्ट में ले जाओगे तब धक्का दे पाओगे, राइट? यस तो सर। उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, वो भी कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। किसी को खींच रहे हो तो कांटेक्ट में आना जरूरी है। नॉन कांटेक्ट या फील्ड फोर्सेस क्या हो गए, है ना? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, आप हवा में हो लेकिन फिर भी अर्थ आपको खींच रही है, आप अर्थ के कांटेक्ट में नहीं। एक पक्षी हवा में उड़ रहा है, वो अर्थ के कांटेक्ट में है क्या? नो सर। लेकिन फिर भी अर्थ उसको खींच रही है। बिना कांटेक्ट में आए हुए भी अपने ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, इसलिए उस फोर्स को अपन फील्ड फोर्स बोलते हैं, राइट? यस सर। which do not require any contact to act between the bodies. समझ में आ रही है बात? यस सर। To act between. For example, gravitational force. समझा मेरी बात? यस सर। आगे चलते हैं। सर इसका और एग्जांपल होगा क्या? हाँ हो सकता है ना, कूलम्ब फोर्स, दो चार्ज के बीच में r दूरी पर रखे हुए हैं, सकता है ना, k q1 q2 by r square, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यस सर। यस। ठीक है? यस सर। आगे चले बेटा। मैग्नेटिक जितने भी फील्ड फोर्सेज, अब ये फोर्स क्यों लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये फोर्स क्यों लगता है? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, इसलिए इनको फील्ड फोर्स बोलते हैं, राइट? आगे चलता हूँ। अब अपन कॉन्टैक्ट फोर्स का कुछ एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल क्या है? तो यहाँ पे लिख देना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक सब केस है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है which acts parallel to the contact, perpendicular to the contact surface, which acts
perpendicular to the contact surface. समझ में आ रही है ना बात? अब नॉर्मल फोर्स एक्चुअली क्या होता है? इट मेजर्स how strongly the two surfaces are pressed. Are pressed against each other. ये इस चीज का मेजरमेंट करता है कि दो सरफेसेस से एक दूसरे को कितना जोर से दबा रहे हैं। है ना? जैसे कि सर वो suppose- Yes, sir. हाँ भाई, पिछला पेज दिखाऊं क्या? नहीं सर, इसका मतलब ही समझो जो आपने लास्ट में लिखा था। हाँ जी, सर अपने लास्ट में जो लाइन लिखी उसका मतलब नहीं समझा। it measures how strongly the two surfaces are pressed against each other. दो सरफेसेस एक दूसरे को कितना जोर से दबा रही है, इस चीज का मेजरमेंट ही नॉर्मल है। समझ में आ रही है बात? ये फोर्स है सर वो नॉर्मल। सरफेस पे डिवाइड कर देते हैं। हाँ? तो दो सरफेस किस सेंस में, मतलब एग्जांपल दो ना सर। अब तू कोई दीवार को दबा रहा है, एक तेरे हाथ की सरफेस होगी, एक दीवार की सरफेस होगी, कितना जोर से दबा रहा है, यही नॉर्मल है। अच्छा, तो दबा रहा है ना किसी को, उसी को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब तू चेयर पे बैठा है तो चेयर को नीचे दबा रहा होगा ना, वही नॉर्मल फोर्स है। जितना जोर से दबा रहा है, जितना ज्यादा तेरा वेट है, उतना ही जोर से दबा रहा है तुम चेयर को। सही बात है गलत बात? हाँ अभी छाप लिया सभी ने? Yes, sir. अब देखिए कि मान लेते हैं कि ये ग्राउंड सरफेस है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को दबा रहा होगा ना, नीचे की ओर। हाँ sir. तो ये इसने जो ग्राउंड को दबाया, इसी को नॉर्मल बोलते हैं। इसने ग्राउंड को दबाया और ये भी नीचे नहीं गया ना, इसने ग्राउंड को दबाया, इसको भी तो ग्राउंड ऊपर की ओर दबा रहा है, तभी तो Yes, नीचे नहीं sir. जा पा रहा। सही बात है गलत बात? तो ये जो नॉर्मल लगाया, ये किसने लगाया? ब्लॉक ने लगाया ऑन द ग्राउंड, और ये नॉर्मल लगाया ग्राउंड ने ऑन द ब्लॉक। ये दोनों नॉर्मल फोर्स है। और ये देखो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये है कॉन्टेक्ट सरफेस ब्लॉक की और ग्राउंड की, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे ये फोर्स। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अरे हाँ या ना? जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई ब्लॉक है और ये आदमी यहाँ खड़ा है। अब इस आदमी के मन में यही आया कि इस ब्लॉक को धक्का दिया जाए। ये ब्लॉक को धक्का दे रहा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर देखा जाए तो ये इसको दबा रहा है ना, तो ये नॉर्मल है। समझ में आ रही है बात? नीचे से इसको ग्राउंड दबा रहा है ऊपर की ओर, ये नॉर्मल है। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड को कौन दबा रहा है? ग्राउंड को ब्लॉक दबा रहा है N1 से। ये आदमी भी दबा रहा है ग्राउंड को। अरे हाँ या ना? Yes, sir. इस आदमी की बात करें तो आदमी को क्या कर रहा है? ब्लॉक। आदमी ने ब्लॉक को दबाया तो ब्लॉक की सरफेस भी तो आदमी के हाथ को प्रेस कर रही है ना, और आदमी ने ग्राउंड को दबाया तो ग्राउंड भी तो आदमी के पैरों को लगा रहा है। तो सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. ये सब नॉर्मल है।
अरे हाँ या ना? हाँ सर। सही बताओ, समझ में आ रही? जो एग्जांपल मांग रहा था बच्चा उसको यस समझ में सर, आया? समझा। हाँ सर समझा। ये कहानी है। अब तो सब समझ गए होंगे नॉर्मल का मतलब। नॉर्मल हाँ हमेशा सर। कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ब्लॉक पे भी और ग्राउंड पे भी, ठीक है ना। यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। हमने लिखा है component of contact force which acts perpendicular to the contact surface। सही बात है मतलब? यस सोचो तकलीफ है। जैसे आपने कोई इंक्लाइन प्लेन सर। पर रख दिया, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया लाइक दिस, ठीक है भाई। जो तो ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन को दबा रहा है। अरे हाँ या ना? ये जो सरफेस है हमारे पास, इसको ये ब्लॉक दबा रहा है और इस सरफेस के परपेंडिकुलरली दबा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ये फोर्स, तो इस सरफेस पे से परपेंडिकुलरली दबा रहा है और इस ब्लॉक को ये सरफेस दबा रही है ऐसे ऊपर की। अरे हाँ या ना? Yes. ये एंगल 90 डिग्री है सरफेस के साथ। तकलीफ है भाई किसी को? No. क्या आप वापस बता सकते हो, ये डायग्राम से क्या बताना चाह रहे थे? ये ब्लॉक इस सरफेस पे पड़ा है, तो ये ब्लॉक इस सरफेस को ऐसे दबा रहा है ना कि नीचे की ओर। ऐसा मत समझ लेना कि नीचे वर्टिकली दबा रहा है, कॉन्टेक्ट सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर दबा रहा है इस हाँ surface सर, को, हाँ। ऐसे बताना चाह रहा हूं। और ये सरफेस इस ब्लॉक को ऊपर की ओर दबा रही है, ठीक है ना। यस सर। तो ये मत समझ लेना कि ऐसे नीचे की ओर दबा रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है ना। कितना ज्यादा दबा रहा है उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी, राइट? हाँ सर। किसी बच्चों को दिक्कत है? नो सर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप होमवर्क ये करके लाओगे कि एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिलेटिव का, ठीक है। सर मुझे रिलेटिव मोशन का मिला ही नहीं सर। कल ही है क्या क्लास? क्लास कब है? कल तो नहीं है? एक हाँ तो एक्सरसाइज हाँ 3 सर का कल ही पार्ट 1 है। एंड हाँ हाँ सर कल ही है सर क्लास। है कल क्लास। कल है क्या? तो एक पार्ट 2 कर लेना बस, ठीक है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 रिलेटिव मोशन, ये होमवर्क होगा, ठीक है भाई। सर मुझे रिलेटिव मोशन का मिला ही नहीं वर्कशीट, मैंने अकबर सर को बोला भी है। भाई क्या बोल रहा है सामने? जो एक तो चैट में दिख रही है, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो सर। चैट में लिख दे क्या बोलना चाह रहा है। अब यार वर्कशीट तो या तो रमेश सर देंगे या अकबर सर देंगे।
मेरे पास तो वर्कशीट है नहीं, तो मैं तो कहाँ से दूंगा? ओके सर। या तो रमेश सर देंगे या अकबर सर देंगे, उन्हीं से कांटेक्ट करो, रमेश सर से कांटेक्ट करो, ठीक है? हाँ सर 3 बार बोला बट सर कुछ रिप्लाई बराबर आया नहीं, तभी गेट बैक नहीं, कॉल करो ना, रमेश सर को कॉल करो डायरेक्टली, अदरवाइज एडीएस सर को बोलो अगर काम नहीं हो रहा है तो। ओके सर। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि काम नहीं हो रहा है तो फिर एडीएस सर को डायरेक्टली बोलो, ठीक है? यस सर, थैंक यू, बाय सर। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. बाय, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय।